यस स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स पार्ट 2। आपको पता है कि मेंडल साहब ने फैक्टर की बात की कि आखिर ये जो फैक्टर है दैट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसी के कारण जब ये फैक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। लेकिन ये कैरेक्टर कहाँ होता है, इसका नेचर क्या होता है, ये कुछ नहीं बता पाए। बाद में सटन एंड बॉवेरी, दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम आया। इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है और मेंडल का फैक्टर है, दोनों में बहुत सिमिलरिटी होती है। ठीक है ना? यानी बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम was parallel to the behavior of genes and used chromosomal movement to explain Mendel's law। मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट का यूज किया। बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, जैसे अगर क्रोमोसोम की बात करें और जीन की बात करें तो दोनों पेयर में पाए जाते हैं। दोनों सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और इस तरह से होते हैं कि एक गैमेट के अंदर केवल एक ही जाता है। दूसरा, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और यहाँ वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच पेयर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन क्रोमोसोम है और कौन जीन है। तो वास्तव में क्या है कि दोनों लगभग सिमिलर है, दोनों लगभग सिमिलर है, कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने फाइनली प्रूफ किया कि ये जो जीन है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है ये फिजिकल कैरियर ऑफ द जीन है। क्लियर? जैसे देखिए, मान लीजिए जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज में देखिए वन क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम होता है। एस फेज में इसका डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी जब G2 में ये पहुंचता है तो देखो हर क्रोमोसोम में टू क्रोमेटिड हो जाते हैं। ये देखिए, टू क्रोमेटिड्स, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। फिर मेटाफेज, जब हम पहुंचते हैं मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट में, तो इस तरह से क्रोमोसोम इक्वेटर पर कलेक्ट होते हैं और एनाफेज में यहाँ से खिंचते हैं। यानी इस फिनोमेना में क्या होता है, एनाफेज के फर्स्ट के अंदर आप जानते हैं होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। अगली स्टेज में जब जाते हैं तो देखिए यहाँ फिर से क्या हुआ है, यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ एनाफेज जो फर्स्ट होती है, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ये देखिए, ये होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा और दूसरा नीचे जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये स्प्लिट कर जाता है और एक क्रोमेटिड ऊपर चला जाता है और दूसरा क्रोमेटिड नीचे वाले पोल की तरफ चला जाता है। यानी व्हाट इज द डिफरेंस, ये सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है और यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो क्रोमेटिड का होता है। और ज़्यादा क्लियर करें अगर हम, तो देखिए ये एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ येलो वाले के साथ रेड वाला आया है, तो येलो और रेड इस तरह से रहते हैं और ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो इस तरह से जाते हैं। लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। यहाँ देखो येलो वाले के साथ ग्रीन वाला आ गया है और इसलिए ये साथ में सेग्रीगेट हुआ है। यानी कि ये बताते हैं कि जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं वो रैंडम अरेंज होते हैं। ठीक है ना? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो बेस है वो यही है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम होता है। तो रैंडमली कोई भी क्रोमोसोम ऊपर हो सकता है, कोई नीचे के पोल की तरफ हो सकता है और वो जा सकता है। बिहेवियर जब हम देखते हैं क्रोमोसोम का ड्यूरिंग माइटोसिस इक्विटोरियल डिवीजन में, तो दोनों क्रोमोसोमल वे जीन बोथ occur in a pair. Two allele of a gene pair are located on homologous site on homologous chromosome pair. During metaphase of meiosis first, two chromosome pair can align at the metaphase plate independently of each other। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है और एक दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यानी येलो वाले के साथ रेड वाला आ सकता है या येलो वाले के साथ ग्रीन वाला आ सकता है। तो सटन एंड बावेरी ने आर्ग्यूमेंट दिया कि दैट पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी। तो सटन ने क्या किया, सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड मेंडेलियन प्रिंसिपल, और इसी को कहा गया, क्या कहा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब
इनहेरिटेंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो कौन होता है? वो क्रोमोसोम होता है बेटा। सर देखिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसकी बारी आई तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, द ग्रेट साइंटिस्ट टी.एच. मॉर्गन, सीधे पूछा जाता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का? तो वो किया किसने? मॉर्गन ने। मॉर्गन ने किस पर काम किया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई। छोटी होती है, बहुत छोटी फ्रूट फ्लाई है। देखो इसमें क्लियर डिमार्केशन है, ये मेल होता है और ये फीमेल होती है, यानी साइज में मेल छोटा है, फीमेल बड़ा है। क्लियर डिफरेंशिएशन है सेक्स का, है ना। तो देखो क्या खास बात थी इसको लेने की? दे कुड बी सोन ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, बहुत सिंपल मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। कंप्लीट लाइफ साइकिल है अबाउट 2 वीक की, यानी 1 महीने के अंदर 2 एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से हो सकते हैं। ए सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, और आपको पता है जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनीज होंगी डाटा की क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी होगी। देयर वॉज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑल द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल फ्लाइज। बाहर से देखकर ही आप पहचान सकते हो कि जो छोटी है वो मेल है, जो बड़ी है वो फीमेल है, डार्क है, जो क्लियर है। इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। सो दीज आर द रीजन जिसके कारण हमने इसे लिया। बच्चों के मन में एक बार क्वेश्चन आता है कि सर आखिर ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई क्यों कहते हैं? तो बेटा ये मेनली फ्रूट मार्केट में पाई जाती है, राइपेंड फ्रूट के ऊपर मेनली मिलती है। किसके ऊपर मिलती है? ये जो ड्रोसोफिला है ये राइपेंड फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करती है, और इसमें भी इसका जो फेवरेट फ्रूट है, अगर मैं इसका फेवरेट फ्रूट बताऊं आपको तो वो बनाना है। तो राइपेंड बनाना जो है या राइप्ड बनाना जो है वो इसका फेवरेट फ्रूट होता है, जहाँ पर ये ग्रो करती है। अब देखिए मॉर्गन ने बताया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, दो बातें। तो सबसे पहली बात तो ये कि मॉर्गन ने किस क्रोमोसोम पर वर्क किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मॉर्गन वर्कड ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम से आपसे एग्जामिनर सेक्स क्रोमोसोम भी पूछ सकता है। तो मॉर्गन ने जिस पे काम किया वो एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम था। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसे टर्म इन्होंने दिए। लिंकेज किसको दिया? तो टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज, या सिंपली फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, इसी को हम कहते हैं लिंकेज। और लिंकेज के कारण पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आते हैं। सीधी सी बात है, मान लीजिए जैसे ये कोई क्रोमोसोम है और यहाँ पर जीन है ABCDEF, तो जब लिंकेज होगा तो ये सारे के सारे जीन जो पेरेंट के अंदर हैं ये इसकी प्रोजेनी में एज सच ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज लिंकेज। अब क्या होता है, लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के अंदर जो पैकेटिन स्टेज है उस पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस तरह से रिकॉम्बिनेशन होगा। और जब आप देखते हैं रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये कंडीशन बनती है, यानी इस क्रोमोसोम का पार्ट इसके साथ जुड़ जाता है और ये इसके साथ न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो लिंकेज को रिकॉम्बिनेशन ब्रेक करने का काम करता है। तो जो क्रोमोसोम है उस पर जीन जितने पास होंगे तो लिंकेज होगा और दूर होंगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा। यानी कुल मिला के लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के अपोजिट फिनोमेना है। सेक्स लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय मॉर्गन, मैंने अभी बताया इन्होंने एक्स क्रोमोसोम पर काम किया था। ड्रोसोफिला के अंदर इन्होंने थ्योरी ऑफ लिंकेज दी कि लिंक जीन आर लीनियरली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, भी मैंने बताया। जैसे ये क्रोमोसोम है तो इस पर बिल्कुल लीनियर ऑर्डर में जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। लिंक जीन इंटर टुगेदर इनटू द गैमेट, hence only parental combinations are obtained, but this is true only for true linkage, complete linkage. But linkage is not absolute. Linked gene could be separated during meiosis due to crossing over, and the new combination are non-parental combination. तो दो ही तरह के combination होंगे, या तो parental combination होगा या non-parental combination. Separation of linked gene and information of new gene combination is called recombination. ये रिजल्ट है किसका? क्रॉसिंग ओवर का। तो बाद में इसकी हेल्प से मैप भी बनाया गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इक्वल टू 1 by डिस्टेंस बिटवीन द जीन। मतलब जितना जीन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही जो लिंकेज है वो कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, यानी लिंकेज कब कम होगा? जब दो जीन की, जैसे मान लो मैं एक क्रोमोसोम बनाऊँ, मान लो यहाँ ए है और ये बी है,
एक ऐसा जीन है, और दूसरा जीन ऐसा है कि यहाँ ए है और यहाँ पर बी है। तो बताओ किस में लिंकेज ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली ये मोर लिंकेज शो करेगा और यहाँ पर मोर रिकॉम्बिनेशन होने वाला है। अभी समझ में आ जाएगा। लिंकेज ग्रुप क्या है? ऑल द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। जैसे मटर में पी में 14 नंबर है क्रोमोसोम का, 2n नंबर, तो n नंबर 7 है, तो 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है एंड दैट्स वाई लिंकेज ग्रुप 7 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली ड्रोसोफिला के अंदर 8 डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम 4 हुए, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट में आपने देखा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ये कैरेक्टर्स थे, तो इसमें 4 कॉम्बिनेशन अपने को जो बनते थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका जो रेशियो जब हम फाइनली देखते थे कि इस तरह के फिनोटाइप का रेशियो क्या आता है, तो 9331 आ जाता था, है ना। अगर हम इसको जेनेट फिनोटाइप में माने तो 9331, तो ये डेविएट करेगा, यानी यहाँ पर अगर डायहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो वो 9331 रेशियो नहीं आता है। अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन दो तरह का होता है, एक तो ट्रांस अरेंजमेंट और एक सिस अरेंजमेंट। डायहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, सिस अरेंजमेंट मतलब दोनों कैपिटल एक क्रोमोसोम पर और दोनों स्मॉल एक क्रोमोसोम पर। इसको लिखा कैसे जाता है? इसको मेंडल के अपोजिट इस तरह हम लोग लिखते हैं, यानी ए बी एक साथ और स्मॉल ए बी एक साथ। जबकि यहाँ ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है, एक का कैपिटल और दूसरे का स्मॉल। इसको कैसे लिखते हैं? इसको इस तरह से हम नोट करते हैं, लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत समझने वाली बात है। मेंडल के केस में अगर ये दोनों ही केस हम लेते और सेम केस होता, तो मेंडल के केस में हम इसको इस तरह लिखते थे, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका बदल गया। यहाँ एक क्रोमोसोम पर जो जीन है वो एक साथ आए और दूसरे क्रोमोसोम पर जो जीन है वो एक साथ आ रहे हैं, ये लिंकेज का तरीका है। एक लिंकेज के लिखने का और मैं तरीका बता दूं, जैसे यहाँ तो मैंने ए बी लिया हुआ है। नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कहीं भी कोई भी फिनोमेना लिया हुआ है, मान लो ये वाइट आई कलर है, तो अब ये वाइट आई जो है वो रेसेसिव होता है, तो इसके डोमिनेंट के लिए हम डब्ल्यू प्लस भी लिख सकते हैं। ये वाला हो जाएगा डोमिनेंट और ये वाला जाएगा रेसेसिव। नॉर्मली रेसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, थोड़ा सा चेंज है मेंडलिज्म से, क्योंकि वेंडलिज्म में तो हम सीधे बोल देते थे जो डोमिनेंट है उसे कैपिटल लेटर से। लिंकेज दो तरह का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएंगे तो कंप्लीट लिंकेज है, लेकिन पेरेंटल एज वेल एज नॉन पेरेंटल जब आए, हाँ इसमें भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर मच मोर देन नॉन पेरेंटल, तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट होता है यहाँ, नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर यहाँ होता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो लेस देन 50% या 50% रहेगी। वेरी रेयर इन नेचर, मुश्किल से मिलता है, ये कॉमन है। फीमेल ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होता है, ये मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ में प्रेजेंट होता है। कुछ फैक्टर हैं जो रिकॉम्बिनेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, एक्सरे का यूज करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, लेकिन व्यक्ति की एज बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा, यानी लिंकेज ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो लेट एजेस में मैरिज होती हैं या मदर बनती हैं लेडीज़, तो उनके अंदर लिंकेज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मॉर्गन एंड उनके ग्रुप ने क्या किया, एक क्रॉस कराया, जैसे मॉर्गन ने क्रॉस कराया और यहाँ पर वही बताया कि जो जीन कुछ जीन हैं जो टाइटली लिंक्ड होते हैं। टाइटली लिंक मतलब लो रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, कुछ लूजली लिंक्ड होते हैं मतलब हाई रिकॉम्बिनेशन करते हैं। इस तरह से किसी सिंपली क्रॉस किया हुआ है। और जब हमने एक येलो वाइट और वाइल्ड टाइप में क्रॉस किया तो दो तरह की प्रोजनी मिलती है, वाइल्ड टाइप और येलो वाइट। यानी ये वाइल्ड टाइप यहाँ कौन था, फीमेल थी, लेकिन यहाँ कौन हो गया, यहाँ सॉरी ये वाइल्ड टाइप यहाँ कौन था, मेल। दिस इज द मेल। वाइल्ड मेल का जब ये नॉर्मल फीमेल से क्रॉस कराया गया तो अब की केस में यहाँ पर जो फीमेल थी वो वाइल्ड हो गई, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और इसके बाद ये कैरेक्टर फिर से दोबारा मेल के अंदर आ जाएगा, यानी फिर से देखिए ये मेल बन गया। तो एक मेल से फिर ये कैरेक्टर फीमेल में पहुंचा और अगली जनरेशन के फिर से मेल में पहुंचते हैं। इस क्रॉस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। चूंकि फीमेल से हो रहा है डायगैनिक बोलते हैं, मेल से होगा डायड्रिक बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। खैर यहाँ ये नहीं देखना, यहाँ ये देखना है कि ये जो जीन है बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए, येलो बॉडी कलर, वाइट आई कलर। तो बॉडी कलर और आई कलर का जो जीन है उस जीन के बीच में
जब हम ये क्रॉस कराते हैं तो रिकॉम्बिनेशन केवल 1.3% मिलता है, जबकि जब हम आई कलर और विंग की साइज की बात करते हैं तो हमें जो रिकॉम्बिनेशन मिलता है वो 37.2 मिलता है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि वाई और डब्ल्यू ये दोनों बहुत पास पास है, इसलिए टाइटली लिंक्ड है, जबकि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि जो आई कलर है और मिनिएचर कलर है एक दूसरे से दूर है, एंड दैट्स वाई इसको हमने यहाँ पर हमको 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिला है। एक बड़ी मजेदार बात आ रही है कि यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है बेटा, ये 1 1 1 1 आ रहा है, 9331 नहीं है। और एक्चुअली देखो तो ये लगभग जैसे एक टेस्ट क्रॉस का रेशियो है। तो वास्तव में टेस्ट क्रॉस का यूज इसलिए भी किया जाता है कि हम लिंकेज को पता कर सकें। तो लिंकेज को पता करने के लिए भी हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। मेंडल मॉर्गन के स्टूडेंट ने जेनेटिक मैप बनाया। मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे उनका नाम था एल्फ्रेड स्ट्रैफैड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आ चुका है। इन्होंने पहली बार लिंकेज मैप बनाया। क्या यूज किया? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का यूज किया। क्या बोले कि साहब 1% रिकॉम्बिनेशन है तो वो 1 मैप यूनिट होगी या 1 सेंटी-मॉर्गन होगा। बहुत सिंपल सी बात बताई। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी इनटू 100। तो आज ये जो जेनेटिक मैप है एक्सटेंसिवली यूज एज स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम ड्यूरिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ए और बी जीन के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन है वो 25% है, बी और सी के जीन में जो है वो 5% है, ए और सी के बीच में मान लीजिए 20% है। अब इसका मैप बनाना है तो अपने को बताना है कि जीन का सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम बड़ी डिस्टेंस लिखते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आई वो आई 25 मैप यूनिट। क्लियर? अब बी और सी कितने आ रहे हैं? 5%। बी से इधर भी 5% हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन ए और सी 20% है। तो मान लीजिए ये ए और सी है, यहाँ सी है, तो ए और सी अगर 20 मैप यूनिट की डिस्टेंस पे हैं तो सी और बी ये 5 मैप यूनिट हो जाएगा। तो ये क्रोमोसोमल मैप हो गया। अब यहाँ पर जो सीक्वेंसेस आए वो हम क्या लिख सकते हैं? ए सी बी लिख सकते हैं या बी सी ए लिख सकते हैं। देखो दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि पहले ए है या पहले बी है, तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो ए सी बी भी हो सकता है या बी सी ए भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। क्लियर? सेक्स लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। मॉर्गन ने आपको पता ही है सेक्स लिंकेज देखा आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं उन्हें सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहा जाता है या सेक्स लिंक्ड जीन कहे जाते हैं। उनके कैरेक्टर को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहा जाता है, उनके इनहेरिटेंस को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो 3 तरह की किस हो सकती है भाई? कैसे कैसे? मान लो जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम मैंने बना दिया और ये एक छोटा सा वाई क्रोमोसोम बना दिया, तो इसमें कुछ पार्ट जो होता है होमोलोगस होता है। तो अगर इन दोनों पर कोई जीन है तो उसे हम एक्स वाई लिंक्ड बोल देंगे। लेकिन ये नॉन होमोलोगस पार्ट है, तो अगर नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन है तो वो एक्स लिंक हो जाएगा। नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम पर कोई है तो वो हो जाएगा कैसा? वाई जीन हो जाएगा, जिसे होलेंड्रिक जीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। केवल मेल से मेल में हर जनरेशन के ट्रांसफर होगा, कभी भी फीमेल में नहीं जा सकता। ये एक्स ट्रेट जो है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। तो एक्स वाई लिंक जो है इनका जो इनहेरिटेंस होता है ये जस्ट लाइक ऑटोसोम होता है, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं तो ये ऑटोसोम की तरह इनहेरिट होते हैं। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर दैट। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आखिर ऑर्गेनिज्म का सेक्स कैसा है। तो जानते हैं आप कई इसके लिए मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है वो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हेंकिंग साहब ने 1891 में डिस्कवर किया कि स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जो 50% स्पर्म में है कुछ इंसेक्ट के, जैसे फायरफ्लाई पे इन्होंने काम किया था, और बाकी में 50% जो है उसमें नहीं है। तो जो है उसको इन्होंने एक्स बॉडी दिया गया और बाद में इसी एक्स बॉडी को क्या दिया गया? एक्स क्रोमोसोम। स्टीवेंस ने वाई बॉडी या वाई क्रोमोसोम की डिस्कवरी की। मैकलंग ने बताया कि साहब ग्रॉस हॉपर के केस में फीमेल में 24 क्रोमोसोम होता है और मेल में 23 क्रोमोसोम होता है, यानी मेल में फीमेल के कंपेरिजन में एक क्रोमोसोम कम होता है। विल्सन एंड स्टीवन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स दिया एंड नेम द क्रोमोसोम एक्स एंड वाई बॉडीज को सेक्स क्रोमोसोम बोला। तो आइए देखते हैं किस तरह से
सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए सिंपल डायग्राम है, जैसे ये मेल ड्रोसोफिला है, इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। फीमेल है एक्स एक्स, यानी एक्स 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 वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। रिवर्स केस पाया गया, यहाँ देखो मेल के केस में जेड जेड है, यानी जो मेल है ये मेल है होमोगैमेटिक, जबकि इस केस में आप देख रहे हैं तो इस केस में फीमेल है होमोगैमेटिक, यानी फीमेल के अंदर सेम टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। इस केस में जो मेल है वो मेल हो गया है बेटा हेट्रोगैमेटिक, लेकिन यहाँ के केस में आप देख रहे हैं जो फीमेल है वो फीमेल है हेट्रोगैमेटिक, यानी दोनों केस हो सकता है। तो बर्ड्स के अंदर, इनके अंदर देख रहे हैं ना, बर्ड्स के अंदर क्या होता है, ये फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो जाती है, तो सेक्स मेनली डिटरमाइंड होगा इससे, और इसके केस में सेक्स डिटर्मिनेशन मेल से होगा। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो हेट्रोगैमेटी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ मेल हेट्रोगैमेटी है, यहाँ फीमेल हेट्रोगैमेटी है। मतलब यहाँ मेल दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ फीमेल टू टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेगी। एक्स एक्स एक्सो टाइप, एक्स 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 वाई टाइप, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि जेड 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 डब्ल्यू टाइप, जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप जो है वो फीमेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है। किसमें मिलता है, इसे प्रोटीनर टाइप भी कहा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल, अभी हम लोगों ने बताया था कि जो ग्रॉस हॉपर है, ग्रॉस हॉपर के मेल के केस में केवल 23 क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि फीमेल के केस में 24 पाया जाता है, तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। लाइगेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा। बस डिफरेंस यही है कि जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक होगा और जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक होगी। यहाँ भी फीमेल होमोगैमेटिक है और मेल हेट्रोगैमेटिक है। जबकि जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग केस आता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है और मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो वो मेल और फीमेल दोनों में सेम है, यहाँ वेरिएशन नहीं है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ ग्रॉसहॉपर आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉकरोचेज आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं। यहाँ ह्यूमन, ड्रोसोफिला और सिंपली कुछ प्लांट है मेलेंड्रियम जैसे, वो आ जाते हैं। बटरफ्लाई, मॉथ और बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो बहुत अच्छे पौधे। आइए देखिए ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आपको पता है ह्यूमन में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है। इस 46 में वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, या वैसे सीधे नंबर ही लिख दूँ चूँकि 46 लिख दिया है, तो जो 2 क्रोमोसोम होते हैं बेटा, ये 2 क्रोमोसोम होते हैं, कौन से 2 क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या एलोसोम कहा जाता है। लेकिन जो बचे हुए 44 क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम को कहा जाता है ऑटोसोम। तो जाहिर है सेक्स डिटर्मिनेशन में दिस क्रोमोसोम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ देखिए 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स। अब अगर इन दोनों की मीटिंग होती है तो इससे जो गैमेट बनेंगे 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। ये बड़ी मज़ेदार बात, 22 प्लस एक्स है तो इसे हम गाइनोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि ये वाला स्पर्म जब भी किसी एग से फ्यूज करेगा हमेशा फीमेल बनेगी। मदर के केस में देखिए दोनों में हमेशा एक ही तरह का एग बनने वाला है, यानी 22 प्लस एक्स। अब जब ये क्रॉस आप करा रहे हैं या मीटिंग करा रहे हैं, सॉरी, या नेचर में मीटिंग हो रही है, वॉट एवर द केस, अगर ये एक्स वाला क्रोमोसोम इस एक्स वाले क्रोमोसोम से मिलता है तो देखिए रिजल्ट ऑलवेज डॉटर होती है। लेकिन अगर ये एक्स वाला क्रोमोसोम जो है ये वाई वाले क्रोमोसोम से मिलता है तो रिजल्ट हमेशा मेल होता है। तो देखिए अगर इस तरह का केस हम देखें तो हमेशा नेचर में जो पॉपुलेशन आनी चाहिए वो मेल पॉपुलेशन होनी चाहिए पॉपुलेशन ऑफ फीमेल के बराबर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, एमिनोसेंटेसिस जैसी टेक्निक्स है जिसका लोग गलत यूज करते हैं, फीमेल फेटिसाइड है, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। और बड़ी मज़ेदार बात यहाँ एक और आती है, एनसीईआरटी लिखती है कि हमारी सोसाइटी में मदर को या फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है फॉर गर्ल चाइल्ड, कि जो बच्चा गर्ल चाइल्ड हुई है उसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। पर देखिए फीमेल बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसने तो सेम टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस किया है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वो मेल के गैमेट रेस्पॉन्सिबल है, मेल भी नहीं है गैमेट, क्योंकि मेल को क्या पता कि मेरा कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करने जा रहा है, गाइनोस्पर्म फर्टिलाइज करने जा रहा है या एंडोस्पर्म फर्टिलाइज करने जा रहा है, तो ये उसको नहीं पता है बेटा। तो इसलिए किसी को ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी वेरी इंटरेस्टिंग केस आता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड इसके अंदर आता है। देखिए क्या होता है,
यहाँ जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, यस फीमेल डिप्लॉइड है, और मेल जो है वो हैप्लॉइड है। मेल को कहा जाता है ड्रोन। 2n=32 और यहाँ n=16, जितने भी स्पर्म बनेंगे n=16, यहाँ पर जो डिवीजन होने वाला है वो डिवीजन माइटोसिस होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो ओवा बनेगी भी n=16 है, लेकिन यहाँ पर बेटा जो डिवीजन हुआ है वो डिवीजन मियोसिस होने वाला है। तो इस गैप जो ओवा है इससे मेल बनेगा पार्थिनोजेनेटिकली, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। मेल हमेशा विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा, और इसीलिए इस मेल डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन, बट इसके ग्रैंडफादर हो सकते हैं और ग्रैंडसन हो सकता है। तो सर फादर नहीं तो ग्रैंडफादर कैसे हो गया? मैटरनल ग्रैंडफादर बेटा, एक्चुअली पैटर्नल तो ग्रैंडफादर भी नहीं हो सकते, मैटरनल ग्रैंडफादर हो सकता है। लड़का ही नहीं है तो लड़के का लड़का कहाँ से होगा? लड़की है लेकिन तो लड़की का लड़का हो सकता है। ठीक है, तो सारा केसेस जो है वो इस तरह से डिफाइंड है। तो इसके ना तो फादर होगा और ना ही इसका सन होगा। अब देखिए दूसरी तरफ जहाँ फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उससे फीमेल बनती है। लेकिन अब ये फीमेल को क्या खाना खाने को मिलता है? रॉयल जेली मिल रही है, बी ब्रेड मिल रही है। अगर रॉयल जेल मिल रही है तो क्वीन में डेवलप होती है, फर्टाइल फीमेल में जलती है। अगर बी ब्रेड मिलता है तो वर्कर बनती है, यानी स्टराइल फीमेल बनती है, सैक्रिफाइस करती है और खाली वर्क करती है। समझ में आ गया? फीमेल कैसी होंगी? डिप्लॉइड, फर्टिलाइजेशन से बनेंगी, और इस मेथड को हम लोग बोल देते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इसमें मेल ऑलवेज हैप्लॉइड है, फीमेल ऑलवेज डिप्लॉइड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आती है म्यूटेशन। आपको पता है म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज हो जाता है, अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल, अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस, इसी को हम म्यूटेशन कह देते हैं। और इसके कारण जीनोटाइप चेंज होता है, फिनोटाइप चेंज हो जाता है ना। रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन ये दोनों ही वेरिएशन को लीड करते हैं। रिकॉम्बिनेशन के कारण मैंने आपको पहले बताया था कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आते हैं, म्यूटेशन के कारण डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन आते हैं, सडन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे तरह के म्यूटेशन हैं। डिलीशन हो सकता है, इंसर्शन या डुप्लीकेशन हो सकता है, जिससे ये अल्टरेशन हो जाए इसके अंदर। तो ये इस एबनॉर्मलिटीज या एब्रेशंस पाए जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर, एंड दीज एब्रेशंस आर वेरी कॉमन इन कैंसर सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो होते हैं वो वेरी कॉमन है किसमें? कैंसर सेल में। अब म्यूटेशन अराइज होता है ड्यू टू ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दैट्स वाई इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और इस पॉइंट म्यूटेशन के कारण जाहिर है कोई पर्टिकुलर जो एंजाइम है या जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा, और इसका एक क्लासिकल एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। फिर डिलीशन एंड इंसर्शन बेस पे जो होते हैं, इससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो जाता है। फ्रेम शिफ्ट मतलब पूरा पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है। म्यूटेशन जो कॉज करते हैं, जो एजेंट म्यूटेशन कॉज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटाजेन कहते हैं। कुछ खास तरह के म्यूटेशन देख लें। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है? दो तरह का होता है। एक तो जीनोमैटिक, जिसमें नंबर चेंज हो जाता है, जिसमें यूप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी होती है। यूप्लॉइडी क्या होती है? एग्जैक्ट मल्टीपल होता है, और एन्यूप्लॉइडी में कम या ज़्यादा, यानी जैसे 2n-1 हो गया, 2n+1 हो गया, इस तरह का केसेस आता है एन्यूप्लॉइडी में। क्रोमोसोमल एब्रेशन में डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। जबकि जीन या पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं तो ये सब्सटीट्यूशन या फ्रेम शिफ्ट टाइप का म्यूटेशन हो सकता है। अब देखिए यूप्लॉइडी और न्यूप्लॉइडी को डिटेल में। पॉलीप्लॉइडी बन जाती है, दो तरह की हो सकती है ये, इवन हो सकती है और ऑड हो सकती है। तो देखिए 2n+2n 4n बन गया, टेट्राप्लॉइड हो गया, हेक्साप्लॉइड हो गया, यहाँ 3n हो गया, पेंटाप्लॉइड हो गया। लेकिन ये जो बेटा ऑड वाली प्लॉइडी है, इसके मेंबर स्टेराइल होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं, गिगास इफेक्ट शो करते हैं। एन्यूप्लॉइडी में या तो क्रोमोसोम कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। कम में मोनोसोमी हो जाएगी, 2n-1। इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम बनता है। नलीसोमी हो जाएगी, 2n-2, पूरा का पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं रहेगा। ट्राइसोमी में वही प्लस हो गया इसका, 2n+1। डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एग्जाम्पल आते हैं। टेट्रासोमी में 2n+2 आ जाएगा, यानी पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। तो ये एन्यूप्लॉइडी आखिर होती क्यों है? जिस टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम सेपरेट होने वाले थे वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो किसी एक के अंदर ही, गैमेट के अंदर दोनों क्रोमोसोम पूरा पेयर चला जाता है, इसलिए समस्या हो जाती है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम होते हैं। मेनली दो चीज़ें हैं। क्या? फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम, ये एन्यूप्लॉइडी कह जाते हैं। इसमें हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें 21st क्रोमोसोम की टेट्रासोमी होती है, 3 हो जाते हैं।
टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, यानी 44 प्लस एक्स ओ फिनोमेना पाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ 45 प्लस वट एवर एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक और बात आती है, फेलर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस हो गया है, दो न्यूक्लियस बन गए हैं, लेकिन उनके बीच में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो पूरा का पूरा सेट बढ़ जाता है, एंड दिस लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। मैंने पीछे भी बताया था, पॉलीप्लॉइडी इज वेरी कॉमन इन प्लांट। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 हैं, 23 पेयर है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। 22 पेयर ऑटोसोम है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। क्लियर। अब एक और बात, जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ आते हैं तो हमें तीन वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर पढ़ने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक पढ़ मिलता है डाउन सिंड्रोम। व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? 1866 में लैंगडन डाउन ने सिंड्रोम को डेवलप किया। इसमें क्या होता है, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। रिजल्टेंट इस व्यक्ति के अंदर टोटल 47 की जगह 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल आप देख रहे हैं, शॉर्ट स्टेचर्ड होता है, स्मॉल राउंड हेड है, फरूड टंग है, पार्शियली ओपन माउथ होता है, पाम ब्रॉड होती है, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होती है यहाँ। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंटल रिटार्डेड हो जाता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ नहीं लिखा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो, दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 21, और यहाँ देखिए 1 2 3 पाए जा रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। टोटल 47 क्रोमोसोम है, लेकिन एक्स एक्स वाई, तो एक्स एक्स वाई होने के कारण ये होता तो मेल है। क्या होता है, दिस इंडिविजुअल इज मेल, ये होता तो मेल है, लेकिन मैस्कुलिन डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें फेमिनिन डेवलपमेंट भी हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गायनेकोमास्टिया हो जाता है, एंड ऐसे इंडिविजुअल ऑलवेज स्टेराइल होते हैं। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में आपने देखा था कि अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हुए बेटा, 47। टर्नर सिंड्रोम है तो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 44 प्लस एक्स ओ पाया जाएगा, मोनोसोमी हो रही है ना। सच फीमेल, अब जाहिर है यहाँ एक्स क्रोमोसोमी है तो ये इंडिविजुअल फीमेल होंगी, लेकिन ये फीमेल जो है वो स्टेराइल ओवरीज वाली होंगी, रूडिमेंट्री ओवरीज वाली होंगी। ठीक है, लैक अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और स्टेराइल होंगी। ठीक है, तो दोनों ही क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये दोनों ही जो इंडिविजुअल्स हैं वो मेल हैं या फीमेल है। क्लाइनफिल्टर मेल है और टर्नर फीमेल है, लेकिन ये दोनों ही कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन मैंने भी आपको बताया, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, 4 तरह से होता है। कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो डिलीट हो गया, हालांकि अभी बहुत डिटेल में तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो आप इसको स्केप भी कर सकते हो। डुप्लीकेशन में कोई भी सीक्वेंस जो है वो डबल हो गया, ई एफ डबल हो गया है, यहाँ पे एफ डिलीट हो गया है। फिर यहाँ इन्वर्जन में क्या होता है, पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक होता है। एक में ये इन्वॉल्व होता है सेंट्रोमियर, और दूसरे से जैसे ये सेंट्रोमियर इन्वॉल्व, पेरीसेंट्रिक, यहाँ पर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। तो सॉरी, उल्टा बता रहा हूँ मैं, यहाँ पैरासेंट्रिक लिखा हुआ है, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। तो जो पैरासेंट्रिक वाला है वहाँ सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा, पेरीसेंट्रिक जो लिख रहे हैं उसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। तो ये इन्वर्जन होता है। ट्रांसलोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इसको हम लोग कई बार इल्लेगिमेट क्रॉसिंग ओवर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इल्लेगिमेट क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि देखो यहाँ दो अलग अलग क्रोमोसोम हैं, इसका पार्ट इस पे चला गया और इसका इस पे चला गया। लेकिन क्या क्रॉसिंग ओवर में भी यही होता था, लेकिन वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता था और ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जीन म्यूटेशन दो तरह के हैं, सब्सटीट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट। सब्सटीट्यूशन दो तरह का, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ट्रांजिशन का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जहां पे प्यूरिन था उसकी जगह दूसरा प्यूरिन आ जाएगा, जहां पैरामिडीन था उसकी जगह दूसरा पैरामिडीन आ जाएगा, ये ट्रांजिशन हो जाएगा। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, एक प्यूरिन की जगह एक पैरामिडीन आ जाएगा और एक पैरामिडीन की जगह एक प्यूरिन आ जाएगा। तो अगर इस तरह का रिप्लेसमेंट हो जाता है कि प्यूरिन की जगह पैरामिडीन और पैरामिडीन की जगह प्यूरिन, तो उसे ट्रांसवर्जन बोलेंगे। सेम होता है, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन बाय अनदर, रिप्लेसमेंट ऑफ वन पैरामिडीन बाय अनदर, उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन। क्लियर। इंसर्शन और डिलीशन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, बड़ी खास बात है। क्रेडिन डाइज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोस्ट हार्मफुल होता है ये। बड़ी खास बात क्या आती है, जैसे मान लो ये ATGCAA है, अब हमने बीच में ए इंसर्ट किया तो ये किधर शिफ्ट हो गई, फ्रेम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। ये सीक्वेंस है और इससे हमने जी डिलीट कर दिया तो फ्रेम किधर शिफ्ट हो गई, बैकवर्ड। तो इंसर्शन के कारण हमेशा फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। इंसर्शन के कारण शिफ्ट कैसी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
डिलीशन के कारण किसमें होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज आर म्यूटाजन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं रेडिएशन फिजिकल म्यूटाजन है और ये केमिकल म्यूटाजेंस है। तो सिंपली आपके समझने के लिए मेंडेलियन डिसऑर्डर की चर्चा करते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, दो तरह के डिसऑर्डर आपको जेनेटिक्स में मिलते हैं, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली होते हैं ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन के कारण होते हैं, सिंगल जीन में डिफरेंस के कारण होते हैं और उससे कैरेक्टर बदल जाते हैं। कैसे पढ़ा जाए, पेडिग्री एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की स्टडी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरियोटाइप एनालिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर की स्टडी करनी है तो पेडिग्री सफिशिएंट। डिफरेंट डिजीजेज है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल कैरेनिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया, ये सब इसी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जो है वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। पेडिग्री की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आइए वन बाय वन एक एक डिसऑर्डर की हम चर्चा करें। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को पहचाना जाता है इसी चार्ट से। तीन तरह के होते हैं, हालांकि एनसीईआरटी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की बात करती है। प्रोटोनेपिया, ड्यूटेनोपिया, ट्राइटेनोपिया। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, रेड और ग्रीन कोन जो होते हैं आई के वो गड़बड़ हो जाते हैं एंड जो पर्सन है जो इससे अफेक्टेड है दैट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो इस कैपेबल नहीं होता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके किसमें, कि रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस कर सके, नहीं कर सकता। तो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। और मजेदार बात क्या है कि 8% मेल में ये डिजीज है और केवल 0.4% फीमेल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जाता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर मेल के साथ ऐसा अन्याय क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मेल जो है वो उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है बेटा, और ये अगर एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज हो गई तो फिर डिजीज होना कंपलसरी है। रिसेसिव है लेकिन फिर भी, क्योंकि एक ही है, लेकिन फीमेल के अंदर दो क्रोमोसोम है और इस दो क्रोमोसोम के कारण अगर दोनों पे नहीं है तो फीमेल नॉर्मल हो जाएगी, अगर एक पे है तो फीमेल नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, और अगर दोनों पे एक्स क्रोमोसोम पे है तभी ये डिजीज होगी। मेल के केस में नहीं है तो मेल नॉर्मल और नहीं तो मेल डिजीज। तो ये समस्या है, हिमीजाइगस कंडीशन में मेल इफेक्टेड हो जाता है, दैट्स वाई ये ज़्यादा है मेल के अंदर। So this is because the gene that lead to red green color blindness are on the X chromosome and male have only one X chromosome and female have two। ये रीजन है इसका, ठीक है। तो मदर इज नॉट हर्सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रेसेसिव, ठीक है। यानी अगर कोई कैरियर मदर है ऐसी तो ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी। क्लियर बात है। तो a daughter will not normally be color blind unless her mother is carrier and her father is color blind। यानी क्या केस होगा, उसकी जो मदर है वो कैरियर हो और उसका जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है। अगर ये कंडीशन पाई जाती है तो वो जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड हो सकती है। तो ये भाई मैंने आपको समझा ही दिया। एक्स वाई नॉर्मल है, यहाँ पर कैरेक्टर है तो कलर ब्लाइंड है, और फीमेल के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ है। इस तो सिंपली क्रॉस से इसको हम लोग पढ़ते हैं। हीमोफीलिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सिडेंट डिजीज है, बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस की तरह इसका इनहेरिटेंस होता है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या, इसे ब्लीडर डिजीज बोला जाता है, इसमें ब्लीडिंग बहुत होती है। जानोटो ने डिस्कवर किया 2 तरह का हीमोफीलिया, ए एंड बी ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू लैक ऑफ सम फैक्टर्स की बात होती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है, बिल्कुल इनहेरिटेंस वैसा ही होता है जैसा आपने पढ़ा पीछे कलर ब्लाइंडनेस में। लेकिन जिसको ये डिजीज होती है उनको सिंपल कट भी लग जाता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर है क्लॉटिंग वो नहीं होता है, ठीक है। हेट्रोजाइगस कैरियर फीमेल है जो वो ट्रांसमिट कर सकती है अपने सन को, यानी जैसे ये है तो अगर ये क्रोमोसोम किसी भी वाई क्रोमोसोम से यूज होता है तो इसका सन, सॉरी 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 मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ क्या लिखना है भाई, यहाँ हमको लिखना है हीमोफीलिया, क्योंकि ये हीमोफीलिया है। तो अगर इससे ट्रांसफर हो, क्योंकि देखो बेटा इनहेरिटेंस बिल्कुल सेम है, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो या हीमोफीलिया हो। देखिए, वुमेन विद अ फादर हु हैव हीमोफीलिया आर ऑफन रेफर्ड टू एज ऑब्लिगेट कैरियर। जिस फीमेल का फादर हीमोफीलिया से अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम हमेशा फीमेल के अंदर ही जाएगा, हमेशा उसकी डॉटर के अंदर ही जाएगा, तो ये ऑब्लिगेट कैरियर होती है। अगर कोई मेल इफेक्टेड है तो उसकी फीमेल में ये जीन होगा ही होगा, ठीक है। बाकी वही चीज़ है, सिंपल सी बात है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। कोई विक्टोरिया के पास बात आती है जो कैरियर थी इस जीन की, और यहाँ भी देखो सेम टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जैसा मैंने आपको बताया अभी पीछे, वैसा ही यहाँ भी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और अब हम आते हैं
ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की तरफ। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोसोमल ट्रेट है। हालांकि एनसीईआरटी बोलती है कि यहाँ एचबीए और एचपीएस है, यानी जो 3 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं। एक एचबीए ये तो हो जाएगा नॉर्मल। दूसरा जो एचबीए है, एचबीएस है, ये भी नॉर्मल हो गया, लेकिन कैरियर। डिजीज कब होगी? डिजीज होगी जब एचबीएस हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में डिजीज हो जाएगी, और जब ये हेट्रोजाइगस वाले हैं तो इनके अंदर क्या है, ये अनअफेक्टेड रहेंगे, है ना। तो डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। होता क्या है, जो मैं इसको डायग्राम से ही बता दूं तो वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, ये एक एमआरएनए है, यहाँ जीएजी है, और अगर इसकी जगह जीयूजी हो जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है बेटा। कौन सा म्यूटेशन है? अभी हम लोगों ने देखा था सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है। और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन में भी ट्रांसवर्जन टाइप का म्यूटेशन है। क्योंकि देखो यहाँ ए है, यानी ये ए था, ये जीएजी बना है ना, और यहाँ क्या बन गया? जीयूजी, ए यू। तो क्या हुआ, छठी पोजीशन पर ये ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन अब कौन आ गया? वैलिन आ गया। तो ग्लूटामिक एसिड को वैलिन ने रिप्लेस कर दिया। तो इसके कारण होता क्या है, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो हीमोग्लोबिन जो है वो पॉलीमेराइज हो जाता है, और उसके कारण फिर जो एक नॉर्मल आरबीसी है, इसकी जगह इस तरह से सिकल शेप्ड आरबीसी बन जाते हैं। ये जो सिकल शेप्ड आरबीसी हैं वो बॉर्डर में फंस भी सकते हैं, तो डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और बात इंपॉर्टेंट आती है कि जो सिकल सेल एनीमिया है, एक्चुअली इसमें ये क्या होता है, ये इसको रेजिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है। वैसे तो डिजीज़ है, बट इट प्रोवाइड रेजिस्टेंट किसमें? मलेरिया के लिए। मलेरिया के लिए, यस, मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम की कुछ स्टेजेस इसमें नहीं हो पाती हैं, एंड दैट्स वाई अफ्रीका के अंदर ये रेजिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है। फेनाइलकेटोन्यूरिया इन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, यहाँ 3 तरह की चीज़ें होंगी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। ये जो दोनों हैं ये नॉर्मल होंगे, ये जाहिर है नॉर्मल और कैरियर होगा। डिजीज केवल तभी होगी जब दोनों रेसेसिव होंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है, इसमें एक एंजाइम होता है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। क्या नाम है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। वो एब्सेंट हो जाता है, तो उसके एब्सेंट होने के कारण ये फिनाइल पायरुविक एसिड में होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, पीछे केस में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़िए, थैलेसीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। ये भी एक बिल्कुल एनीमिया है, लेकिन जैसे सिकल सेल एनीमिया था, सिकल सेल एनीमिया ये एक क्वालिटेटिव डिजीज थी बेटा। कैसी डिजीज थी? क्वालिटेटिव। थैलेसीमिया कैसी डिजीज है? थैलेसीमिया जो है ये एक क्वांटिटेटिव डिजीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव? जीन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कैसा है ये? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ भी क्या हुआ, ये म्यूटेशन या डिलीशन के कारण हो जाता है, और इसके कारण हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा चेन अफेक्टेड हो जाती है। अल्फा चेन इफेक्टेड हुई तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा हुई तो बीटा थैलेसीमिया, इस तरह से हो जाता है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन में प्रॉब्लम होती है, और बीटा में बीटा चेन में प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, अल्फा थैलेसीमिया जो है 2 क्लोजली रिलेटेड जीन है, HbA1 HbA2, जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे पूछा जाता है। और इसके कारण देखो इसमें 4 एलील होते हैं, तो ये कम लीथल है। अब अगर 4 के चारों जीन रेसेसिव हो जाएंगे तभी आपको 0 अल्फा चेन मिलने वाली है, ठीक है। तो द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस। बीटा थैलेसीमिया किस पर है? सिंगल जीन है HbB और क्रोमोसोम है 11, तो क्रोमोसोम 11 पर HbB, लेकिन ये मोर लीथल है बेटा। क्यों? एक ही जीन है, और एक जीन में मान लो अगर एक रेसेसिव हो जाए, अगर एक भी रेसेसिव हुआ तो 50% कम बनेगी बीटा ग्लोबिन चेन। दैट्स व्हाई बीटा इज मोर हार्मफुल। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। क्यों? क्योंकि जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, और सिकल सेल एनीमिया जो है वो कैसी प्रॉब्लम है? क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये बात, तो बहुत ध्यान रखना। एक में कोई चेन कम बनती है, दूसरे में बनती सेम है, लेकिन जो वो बनेगी तो वो डिफेक्टेड बनती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए पेडिग्री एनालिसिस लास्ट में हम लोग लेते हैं। एनसीईआरटी ने बीच में लिया, हमने लास्ट में लिया, ताकि पॉइंट्स अब समझा दें। तो देखिए, मेंडल का जो लॉज आए हैं, अब आप जानते हो उसको ह्यूमन में हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ह्यूमन में इसको कैसे स्टडी करें? तो ह्यूमन में स्टडी करने के लिए हमने फैमिली हिस्ट्री ली, और स्टडी इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। तो ये बहुत आसान है,
क्योंकि एक साइंटिस्ट कितनी स्टडी कर सकता है, कितनी जनरेशन की स्टडी कर सकता है, फिर ह्यूमन में इस तरह के क्रॉसेस पॉसिबल नहीं है, तो हम पेडिग्री एनालिसिस को यूज करते हैं। कई सिम्टम्स में सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं इसमें। क्या सिंबल्स यूज करते हैं? जैसे स्क्वायर का यूज करते हैं मेल के लिए, सर्कल फीमेल के लिए, इसमें बेटा ये बहुत पूछा जाता है, कॉन्सेंगुइनियस मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के बीच में होता है, ठीक है। बाकी ये मेल फीमेल ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, ये पेरेंट हो गए और ये इनकी प्रोजेनी हो गई, एफर हो गया, ये डिफेक्टेड है। ये भी पूछा जा सकता है 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो इसके कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को आपको देखना है और इन सिंबल से आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। अब इसमें कितने तरह की डिजीजेज आने वाली हैं पेडिग्री में? पेडिग्री में देखो दो ही चीज हो सकती है, या तो ऑटोसोमल कैरेक्टर होगा या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होगा। ऑटोसोमल में ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या ऑटोसोमल रिसेसिव। तो डिजीज कब होगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये वाला जो केस है ये नॉर्मल होगा, लेकिन इन दोनों को अफेक्ट हो जाएगा। रिवर्स केस होगा ऑटोसोमल रिसेसिव में, ये दोनों नॉर्मल होंगे और इसको डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे देखते हैं? ट्रेट कैन स्किप जनरेशन, बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड, ठीक है। स्किप जनरेशन मतलब ये कि जैसे ये पेरेंट है, पेरेंट को डिजीज नहीं होगी, उसके बाद जाके ये डिजीज निकलेगी और मेल फीमेल दोनों को डिजीज हो सकती है। इस तरह से डिजीज आती है, स्किप जनरेशन देता है। अगला सेक्स लिंक में एक्स लिंक हो सकता है, एक्स रिसेसिव हो सकता है, वाई लिंक। तो वाई लिंक सबसे आसान है, आपको पता ही है, क्योंकि इसमें क्या होगा, केवल हर जनरेशन की मेल को इफेक्ट होने वाला है, केवल मेल्स आर अफेक्टेड। यहाँ एक्स लिंक डोमिनेंट में देखो एक्स वाई और एक्स वाई, ये डिजीज हो जाएगा, ये नॉर्मल। फीमेल के केस में ये नॉर्मल हो जाएगी, और चाहे एक क्रोमोसोम हो या चाहे दोनों क्रोमोसोम पर डिजीज हो, चूंकि ये डोमिनेंट है इसलिए यहाँ पर हो जाएगी। और ट्रेट डज नॉट स्किप जनरेशन, कभी भी स्किप जनरेशन नहीं होगी। जैसे यार रिसेसिव के केस में देखा था ना, चाहे वो यहाँ तो करेगी, यस यहाँ तो करेगी, डोमिनेंट के केस में नहीं करती। जैसे ये डोमिनेंट यहाँ नहीं करेगी और ये डोमिनेंट है यहाँ नहीं करेगी। रेसेसिव के केस में स्किप जनरेशन हो सकती है, चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो या एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो। अब देखिए नॉर्मल केस है, मेल के अंदर ये नॉर्मल है, ये डिजीज है, लेकिन यहाँ देखो फीमेल के अंदर ये नॉर्मल है, ऑल्दो कैरियर है लेकिन नॉर्मल है, और इसको डिजीज हो जाएगी। तो क्लियर? तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। बाकी कुछ जनरलाइजेशन है, कुछ जनरल रूल्स है। एन अनएफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट हैव एनी एलील ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट नहीं हो सकता। यानी अगर पेरेंट आपको किसी पेडिग्री में इस तरह के पेरेंट मिल रहे हैं और इसके बाद प्रोजनी वॉटेवर, तो ये कभी भी जो ये प्रोजनी है ये डोमिनेंट नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। क्लियर? इंडिविजुअल मैरिंग इनटू द फैमिली दैट assume have no disease allele, they will never be affected, can never be carrier of a recessive trait, ठीक है। an unaffected individual can be a carrier, हो सकते हैं। when a trait is X-linked, a single recessive allele is sufficient for male to produce its effect। आप जानते हैं ये यहाँ पर मेल के चूंकि हेमिजाइगस कंडीशन है, ए फादर ट्रांसफर्स हिज एलेल ऑफ एक्स लिंक जीन टू हिज डॉटर, ऑलवेज ये सही है, क्योंकि अगर ये मेल है तो कभी भी ये जीन इसकी डॉटर में नहीं सन में नहीं जा सकता। मेल का एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज इनहेरिट होता है उसकी डॉटर को। ए मदर वो अपना जीन दोनों को दे सकती है, डॉटर को भी दे सकती है और सन को भी दे सकती है। तो आइए एक एग्जांपल एनसीईआरटी में बना हुआ है, हालांकि सब कुछ क्लियर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, देखिए पेरेंट अफेक्टेड है और इस पेरेंट से डिजीज जा रही है, लेकिन यहाँ देखो मैंने भी बताया स्किप जनरेशन, दैट इज द स्किप जनरेशन। एक पूरी जनरेशन को डिजीज नहीं है। अगर पूरी जनरेशन को डिजीज नहीं है तो इसका मतलब आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि गिवन डिजीज इज ड्यू टू रिसेसिव जीन। लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, सर रिसेसिव ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, कैसा है, दोनों में केस कौन सा है? तो हमेशा याद रखो बेटा, अगर इस जनरेशन में मेल फीमेल दोनों इफेक्टेड हो रहे हैं तो ऑलवेज ऑटोसोमल होगा। और अगर केवल मेल इफेक्टेड होता, ये वाला केस नहीं होता, इफ ओनली मेल्स आर इफेक्टेड, ओनली मेल्स अफेक्टेड होते तो ये केस फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव की तरफ आपको लेके चला जाता। तो ये ध्यान देने वाली बात है, सिंपल सी बात है। कैसे ये केस हुआ होगा, अगर हम इसकी तरफ देखें, ये एक्स वाई है, ये एक्स एक्स सी ऐसे बना दिया। ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम इस मेल के अंदर आया है, एक्स सी वाई बन गया और इसको डिजीज हो गई। ये जो मेल है, इस मेल के अंदर दूसरा वाला क्रोमोसोम आया है, एक्स वाई बन गया है।
अब यहाँ ये जो फीमेल है, ये फीमेल, इसको डिजीज हुई है, यानी ये जो मेल है वो ऐसा है, तो जाहिर है ये फीमेल कैसी रही होगी, कैरियर रही होगी। ठीक है, फीमेल कैसी रही होगी, कैरियर रही होगी। क्लियर बात आ गई ना। अब यहाँ देखो ये फीमेल को डिजीज हो रही है। अब फीमेल को डिजीज कैसे होगी बेटा, फीमेल के पास तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, इसके मतलब ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है। हम जिस तरह से इस डिजीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सही नहीं है। यस, तो ये कैसा डिजीज है, जाहिर है ये जो डिजीज है ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, तो कैसी है, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल कैसे है, मान लीजिए ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि डिजीज किसी को नहीं है, तो जिसको भी डिजीज होगी वो स्मॉल ए हो जाएगा। ये जिसको भी डिजीज हुई वो स्मॉल ए, और जिसको नहीं है, अब जैसे ये वाला है, ये दोनों केस हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, लेकिन ये वाला ऑलवेज हेट्रोजाइगस होगी, ये कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगी। क्यों, क्योंकि इससे इसको डिजीज आई। समझ में आ गया ना। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये पेरेंट है, ये पेरेंट दोनों ऑलवेज हेट्रोजाइगस ही होंगे, तभी इनकी प्रोजेनी को डिजीज आएगी। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से पेरेंट या किस नंबर की, कई बार नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4, कौन से नंबर की प्रोजेनी कैरियर ही होगी, हेट्रोजाइगस ही होगी, आप ये बताएं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। और काफ़ी वेटेज है बेटा, मैं बताऊँ इस चैप्टर का जो आपको वेटेज मिलता है वो बहुत अच्छा वेटेज आपको यहाँ पर मिलेगा इस चैप्टर का। आप ये जान सकते हैं कि इसका 6 to 8 क्वेश्चन इससे आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।